हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए हमने आज चूज किया है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको पढ़ा दें जेईई मेंस के पहले। जनवरी में जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें मैं यहां पर आपको बताऊं तो बाइंडिंग एनर्जी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। डेल्टा एम, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपने डेल्टा एम सुना होगा, मास डिफेक्ट या क्यू वैल्यू जो एनर्जी के रिएक्शंस के होते हैं, वो नहीं आया है क्वेश्चन उस पे, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं भी ये थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अगर आएगा तो, और कैसे उसको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा इमिशन पे आता है, जो इस बार भी आया था, और रेडियो एक्टिविटी पे तो हर बार क्वेश्चन आता है, और इस बार भी 3 क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे आए थे। तो हम लोग यहां पर एक एक करके टॉपिक की थ्योरी देख के उनके क्वेश्चंस करते हैं जो जनवरी में मेंस में आ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला बाइंडिंग एनर्जी पर, कि बाइंडिंग एनर्जी में ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग को समझना जरूरी है। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी मतलब होता है कि जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब कुछ रहते हैं, तो उन सबको मिला के अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जब न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस को बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उतनी ही एनर्जी अगर अपन वापस न्यूक्लियस को दे दें तो वो न्यूक्लियॉन्स में टूट जाता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के बनने पे, या न्यूक्लियॉन्स बनाने के लिए जो एनर्जी अपन को एक न्यूक्लियस को देना पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियॉन्स में टूट जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं कि बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए अपन किस टाइप की रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दी, बाइंडिंग एनर्जी हर न्यूक्लियस का अलग अलग होता है, तो ये रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। सिमिलरली एक और डेफिनेशन इसकी समझी जा सकती है कि अगर न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं तो न्यूक्लियस बनता है, और जब न्यूक्लियस बनता है तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो ये अपन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं यहां पर। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एक एक्स न्यूक्लियस ने वाई प्लस जेड न्यूक्लियस बना लिया, एक्स न्यूक्लियस जो है वो टूटा और उसने वाई प्लस जेड न्यूक्लियस बना दिया, एक वाई न्यूक्लियस बना दिया और एक जेड न्यूक्लियस बना दिया। ऑब्वियसली ये दोनों न्यूक्लियस अब छोटे होंगे, और आपको बोल दिया कि एक्स की बाइंडिंग एनर्जी है BeX, Y की बाइंडिंग एनर्जी है BeY, और Z की बाइंडिंग एनर्जी है BeZ। इसका मतलब जब Y बनता है तो BZ अमाउंट ऑफ B, जब Y बनता है तो BY अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जब Z बनता है तो BZ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जब X बनता है तो BX अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस इक्वेशन में टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी जब ये रिएक्शन हुई होगी। तो अगर इस टाइप का आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक तरफ LHS में कोई और न्यूक्लियस है, RHS में कोई और न्यूक्लियस है, और आपसे पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी देने के बाद कि कितनी एनर्जी रिलीज या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो क्या तरीका रहेगा वो देखिए। यहां पर हम क्या करेंगे, LHS और RHS को थोड़ा थोड़ा दूर करने के बाद बीच में लिखेंगे न्यूक्लियॉन्स, और एक एरो इधर एक एरो इधर। तो हमने क्या करा, इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप कर दिया। हमने इसको 2 स्टेप में तोड़ दिया है डायरेक्ट रिएक्शन को, कि हम X को पहले न्यूक्लियॉन्स में तोड़ रहे हैं, और वो न्यूक्लियॉन्स मिलके कुछ मिलके Y बनाएंगे और बचे हुए मिलके Z बनाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि अब इससे हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, तरीका सिंपल है। हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस को जब न्यूक्लियॉन्स में तोड़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का इनपुट देना पड़ता है। तो इस रिएक्शन के होने के लिए हमने BeX के बराबर एनर्जी दी होगी, क्योंकि X की बाइंडिंग एनर्जी BeX थी, तो इतनी ही एनर्जी लेके न्यूक्लियॉन्स में टूटेगा ये। और सिमिलरली जब ये वाली रिएक्शन होगी तो एनर्जी बाहर आएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बाहर आती है। Y बनेगा तो BeY बाहर आएगी, और Z बनेगा तो BeZ बाहर आएगी। और इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कितनी वापस आई होगी एनर्जी। टोटल इतनी एनर्जी आई है और इतनी एनर्जी लग गई है, तो टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी रिलीज्ड अपन बोल सकते हैं ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, या अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। तो ये तरीका रहेगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा
थोड़ा सा ट्वीक किया जा सकता है और आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता है। अब न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका मतलब टोटल 4 न्यूक्लियॉन। जैसे लिथियम का न्यूक्लियस है तो उसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो टोटल 7 न्यूक्लियॉन। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी हुई है, इसका मतलब उसने बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करके आपके सामने वैल्यू दे दी है। तो मैं एक एग्जांपल ले देता हूं कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी हो तो आप बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए C12 है, C12 के अंदर होते हैं 12 न्यूक्लियॉन्स और अगर मैंने बोल दिया कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो है 6, कुछ भी मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट भी छोड़ दीजिए, 6 इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं? 12। अगर इसकी पर न्यूक्लियॉन 6 है तो टोटल 12 न्यूक्लियॉन होने की वजह से टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 6 × 12। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मान लीजिए 5 होती तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपन बोलेंगे इसकी 5 × 12। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिलने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना बाइंडिंग एनर्जी की वजह से रिएक्शन में एनर्जी निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, तो उसके लिए तरीका यह है कि LHS और RHS को दूर करके बीच में लिखना न्यूक्लियॉन्स और फिर इस तरीके से सॉल्व कर देना। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बताता हूं जो जेईई मेंस में इस बार आया था, जो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बेस था। देखते हैं हम उसको कर पाते हैं कि नहीं इस गिवन इंफॉर्मेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन है कि Ne20 यानी कि नियॉन 20 बनाता है 2 हीलियम के न्यूक्लियस और 1 कार्बन का न्यूक्लियस और दिया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी है 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पूछा गया है कि बताइए इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का यूज क्या था, क्या बताया था मैंने आपको? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का यूज था कि अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है और इसके पास 20 न्यूक्लियॉन है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी हो जाएगी 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 20। सिमिलरली इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन होते हैं लेकिन यहां तो 2 हीलियम न्यूक्लियस है, इसलिए मुझे एक 2 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए इसके अंदर, ताकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 8 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि यहां पर भी मैं सही मल्टीप्लिकेशन कर पाऊं। यहां पर आएगा 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 12, क्योंकि 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन थी और 12 न्यूक्लियॉन है तो 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इससे अपन को पता लग गई इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा। मैं इसको पहले न्यूक्लियॉन्स बनाऊंगा, LHS से न्यूक्लियॉन्स बनेंगे और फिर न्यूक्लियॉन्स से राइट हैंड साइड बनेगा, तो वही राइट हैंड साइड जो ऊपर लिखा है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब Ne20 को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी या मिलेगी अपन को? सोचिए, एक न्यूक्लियस को आप तोड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी मतलब एनर्जी अंदर गई। और कितनी एनर्जी अंदर गई? ये वाली एनर्जी इसके अंदर गई। हम इसका नाम रख लेते हैं E1, तो E1 एनर्जी अंदर चली गई। उसके बाद जब न्यूक्लियॉन्स मिले तो एनर्जी बाहर निकलेगी, जब न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे तो एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर कितनी निकलेगी? अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इतनी एनर्जी तो निकलेगी जब 2 हीलियम के न्यूक्लियस बनेंगे और इतनी एनर्जी निकलेगी जब कार्बन का न्यूक्लियस बनेगा। तो टोटल कितनी एनर्जी निकली कि अगर मैं इसका नाम रख लूं E2 और इसका नाम रख लूं मैं E3, तो टोटल एनर्जी जो बाहर निकली वो है E2 प्लस E3। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन देखिए इसके अंदर बन रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ भी है, बट कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी दी और कितनी बाहर आई। अगर ये वैल्यू बड़ी हो तो इसमें से इसको माइनस करके नेट रिलीज निकाल सकते हैं, ये वैल्यू बड़ी हो तो इसमें से इसको माइनस करके आप नेट एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं। तो ये अपन का क्वेश्चन था जो बाइंडिंग एनर्जी पे आया था, और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल जेईई मेंस में आते हैं, तो अप्रैल में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक बोलना चाहिए।
मैंने बताया आपको बाइंडिंग एनर्जी पे क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है और उस पे क्या क्वेश्चन आया था जो हमने सॉल्व कर लिया। डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट और क्यू वैल्यू पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस बार, लेकिन हर साल आता है, इसलिए मैं ये भी आपके ऊपर कवर करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको छोड़ के ना हो इस बार। तो डेल्टा एम और क्यू क्या है? तो देखिए, कोई भी रिएक्शन जब होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन की बात करें, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो या तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है या उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कैसे डिसाइड होता है कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? वो डिसाइड होता है कि मास गायब हुआ या नहीं हुआ। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा शायद सुनने में कि मास गायब होना क्या होता है। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी E = mc², जो सबको पता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि अगर किसी रिएक्शन में m मास गायब हो गया तो E एनर्जी रिलीज हो जाती है, और अगर किसी रिएक्शन में E एनर्जी देना पड़ी तो m मास बन जाता है। ऐसा होता है। तो यहां पर जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम यह चेक करते हैं कि मास कितना गायब हुआ या कितना मास एक्स्ट्रा बन गया। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम यहां चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना मास है। तो मास अगर इस x वाले न्यूक्लियस का mx है तो मैंने लिख लिया mx, और y वाले का मान लेते हैं my है, और z वाले का मान लेते हैं mz है। तो मैं यहां चेक करूंगा डेल्टा m। डेल्टा m मतलब होता है मास डिफेक्ट, जो कैलकुलेट किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड वाला मास माइनस राइट हैंड साइड वाला मास। जैसे कि इस रिएक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा ये mx माइनस my प्लस mz से। तो इस वाले तरीके से हम चेक करेंगे कि डेल्टा m यानी कि मास डिफेक्ट कितना है, यानी कि कितना मास गायब हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का अगर ज्यादा हुआ राइट हैंड साइड से मतलब मास गायब हो गया है। तो जितना मास गायब हुआ है वो यहां से जैसे ही मिलेगा, हम उसके बाद इसको यूज कर लेंगे Q = डेल्टा mc², यानी कि इसी रिएक्शन में बस सिंबल्स थोड़े से बदल दिए हैं, E की जगह Q लिख रहा हूं और M की जगह डेल्टा M लिख रहा हूं। तो डेल्टा M मास अगर गायब हुआ तो Q एनर्जी बनती है। अगर डेल्टा M कभी नेगेटिव हुआ तो आप इधर नेगेटिव डालेंगे तो Q अपने आप में नेगेटिव आ जाएगा, और Q नेगेटिव आने का मतलब यह हो जाएगा कि एनर्जी इसमें देना पड़ रही है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं ताकि आपको ऑल क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर He + He gives B का एक रिएक्शन आपको किसी ने लिख के दे दिया कि भाई एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, अब आप बताइए कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और आपको कुछ बता दिया है उसने ऐसा कि मास ऑफ हीलियम एटम है 3.99 AMU, हीलियम न्यूक्लियस, और मास ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस है, लेट्स से उसने बोल दिया आपको 8.01 AMU। तो हम चेक करेंगे कि कितना मास इसके अंदर गायब हुआ या बना। उसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा M = लेफ्ट हैंड साइड पे कितना मास है। अगर एक न्यूक्लियस का इतना है तो 2 का कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.98 AMU, और उसको राइट हैंड साइड से माइनस कर दीजिए, यानी कि आ गया 8.01 AMU। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया -0.03। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मास कम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड पे मास बढ़ गया। मास बढ़ गया मतलब एनर्जी इनपुट गया होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस डेल्टा M को यूज करके हम Q निकाल लेंगे डेल्टा mc² फॉर्मूले से, और Q अगर पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी रिलीज है, Q अगर नेगेटिव आ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब है। एक चीज और बस बता दूं मैं आपको कि c² की वैल्यू को आप ये डाल सकते हैं कभी भी, c² की वैल्यू को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन पर AMU, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU आप डाल सकते हैं। और भी अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना हो तो 1000 डाल देना। अगर ऑप्शन दूर दूर के होंगे तो आसपास आपका आंसर आ जाएगा और आप टिक कर देना। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका क्वेश्चन भले ही नहीं आया है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर कर दी। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे कि अल्फा बीटा गामा एमिशन क्या होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अल्फा बीटा गामा एमिशन क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका Z और A, ये क्या हो गया,
X न्यूक्लियस है जिसका Z उसका एटॉमिक नंबर है और A उसका एटॉमिक मास है। तो यहां पर ऐसे डिनोट किया जाता है, आपने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा इस चीज को। अब मान लेते हैं उससे Y न्यूक्लियस बन रहा है और साथ में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। आपको याद रखना होगा कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन होगा इसलिए यहां 2 लिख दिया, और टोटल 4 होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियॉन, तो इसलिए यहां पर 4 लिख दिया, वो होता है एटॉमिक मास नंबर। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, इन इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना पड़ता है पहली चीज तो, और दूसरी चीज होती है कि आपको यह बताना होता है कि ये वाली रिएक्शन कब होगी, ये वाली रिएक्शन कब होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसको बैलेंस, क्योंकि बैलेंसिंग तो बहुत ही आसान है, उसको कोई छोड़ के मत आना। देखो यहां पर सिंपल सी चीज होती है कि ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो बैलेंस होना चाहिए, ऊपर वाले नंबर्स बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर यहां A लिखा है और यहां 4 लिखा है तो यहां पर आप लिखिए A-4, ये तरीका है सिंपल सा। उसके बाद यहां देखिए नीचे वाले नंबर्स को भी बैलेंस करना है हमें, हमेशा स्टार्ट ऊपर वाले नंबर से किया करिए, क्वेश्चन इजी हो जाता है। नीचे वाले नंबर्स को बैलेंस करते हैं, देखिए यहां Z लिखा है, यहां 2 लिखा है, तो यहां होगा Z-2, ताकि दोनों तरफ बराबर नीचे वाले नंबर और बराबर ऊपर वाले नंबर हो जाएं। Z-2 में 2 ऐड करेंगे तो Z आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर करते हैं, पर पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन किस चीज का है। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ये है पॉजिट्रॉन एमिशन। तो कभी आपको बोले पॉजिट्रॉन एमिशन है, पॉजिट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जैसा लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रॉन का मास नंबर हमें पता है 0 होता है, तो इसका भी मास नंबर 0 होगा, और इसका चार्ज +1 होता है, इसलिए मैंने यहां पर +1 लिख दिया। अब फिर से वही काम है अपन का कि अपन ऊपर और नीचे का बैलेंस करेंगे। A-0 तो यहां पर लिखा जाएगा A, यहां Z, यहां 1 तो यहां लिखा जाएगा Z-1, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है हमारी यहां तक। ये क्या चीज लिखी है मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। यहां पर आइए, ये एक और चीज है जिसके अंदर मैंने लिखा है मास नंबर 0 और चार्ज -1, ये इलेक्ट्रॉन ही है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर वो बोले पॉजिट्रॉन एमिशन तो ये वाले की बात हो रही है, अगर वो बोले बीटा पार्टिकल एमिशन तो इसकी बात हो रही है, या इलेक्ट्रॉन एमिशन तो इसकी बात हो रही है। फिर से करते हैं ऊपर वाले नंबर्स को बैलेंस। यहां A लिखा है, यहां 0 लिखा है, तो यहां आएगा A, यहां Z लिखा है, यहां -1 लिखा है, तो ये आएगा Z+1, ताकि आप इधर के नीचे वाले नंबर्स को ऐड करें तो इस तरफ के नीचे वाले नंबर्स के बराबर आ जाए। ये तरीके से आपको क्या पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि जो चीज बन रही है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और एटॉमिक मास कितना होगा। अब आखिरी वाले पे आते हैं, ये है गामा एमिशन। ये है गामा एमिशन। गामा एमिशन में क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियस गामा एमिशन करता है, गामा फोटोन का एमिशन करता है, तो इसके अंदर ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है और ना एटॉमिक मास चेंज होता है, लेकिन एक स्टार हट जाता है। स्टार का मतलब होता है एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो हट के गामा फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखिए। और मैं आपको बता रहा था कि ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है। तो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो मतलब होता है कि पॉजिट्रॉन एमिशन और बीटा पार्टिकल एमिशन में कुछ और पार्टिकल साथ में निकलते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज्यादातर एनर्जी ले जाते हैं। ये दोनों जो पार्टिकल होते हैं ये इस रिएक्शन में से ज्यादातर एनर्जी ले जाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं। और अगर आपको इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है कि पॉजिट्रॉन के पास एक्सपेक्टेड एनर्जी से कम एनर्जी क्यों है, तो रीजन ये है क्योंकि न्यूट्रिनो जब बनता है वो एनर्जी ले जाता है। सिमिलरली बीटा पार्टिकल के केस में एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी ले जाता है। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का 0 मास नंबर होता है और 0 चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो इस टॉपिक पे या इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और जेईई मेंस में जनवरी में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि थोरियम दिया हुआ है आपको जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और एटॉमिक मास है 232। हमें जरूरी नहीं था ये जानना कि ये थोरियम है या क्या है, सिंपल सी चीज है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना है। उसके बाद उसने बोला है कि उससे एक न्यूक्लियस बनता है X नाम का जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A, और साथ में निकलते हैं 6 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा पार्टिकल। तो आपको यह बताना है कि Z और A की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए तरीका बिल्कुल वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। तरीका यह है कि आप यहां पर लिखेंगे
2 और 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता है, और बीटा पार्टिकल के लिए आपको पता है -1 और 0 लिखा जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले नंबर्स को बैलेंस करूंगा। तो ऊपर वाले नंबर्स को मैं बैलेंस करूंगा तो मैं लिखूंगा 232 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या क्या है, A, और यहां 4 लिखा है लेकिन 6 अल्फा पार्टिकल है ऐसे, तो मैं लिखूंगा 6 × 4, क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल का 4 ऐड होके ये 6 × 4 बन जाएगा। और बीटा पार्टिकल के ऊपर 0 लिखा है तो मैं लिखूंगा 4 × 0। इसको सॉल्व करके मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं, छोटा सा कैलकुलेशन है। अब देखिए Z कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है नीचे की तरफ 90 और राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा है Z, 2 लिखा है 6 बार तो लिखूंगा 6 × 2 प्लस -1 लिखा है 4 बार तो मैं लिखूंगा 4 × -1 और इससे कैलकुलेट करके मैं निकाल लूंगा Z। तो यहां पर आपको सिंपल सा यही क्वेश्चन बस पूछा गया था कि Z और A की वैल्यू निकाल के बताओ। स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के मैंने यहां पर कुछ आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूले तो हमें याद रखना है, वो फॉर्मूले जरूरी हैं, पर जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है इजी वाला क्वेश्चन जो हर बार आ रहा है करीब करीब, वो क्वेश्चन इतना इजी है कि इवन एडवांस में भी आया था पिछली बार, वो क्वेश्चंस अपन बिना किसी फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे वाले क्वेश्चंस को हम अलग से सीखेंगे, पहले एक बार बस फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले हैं क्या। यहां पर पहला फॉर्मूला लिखा है n = n0 e to the power -λt। ये आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके इनिशियली n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, तो t टाइम बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, n बचेंगे, जो अभी भी टूट सकते हैं, और उनका फॉर्मूला है उनको निकालने का, उनका नंबर होगा n0 e to the power -λt। लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पर एक और चीज लिखी है मैंने, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। A डिनोट करता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब होता है कि कितने न्यूक्लियस पर सेकंड टूटेंगे। जो न्यूक्लियस हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं तो वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डिके से वो टूटेंगे। तो जब वो खुद से टूटेंगे तो कितने न्यूक्लियस पर सेकंड टूटेंगे वो डिनोट करता है A। तो A0 मतलब है कि टाइम 0 पर कितने टूट रहे थे पर सेकंड, और A मतलब है कि T टाइम बाद कितने टूटेंगे पर सेकंड, और उनके बीच में रिलेशन ये होता है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहां पर A = λn। इसका मतलब क्या है, A मतलब है एक्टिविटी, N मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियस जितने हमारे पास है, और लैम्डा है डिके कांस्टेंट। ये बताता है आपको कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपके पास N नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं जो टूट सकते हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो कितने उनमें से 1 सेकंड में टूटेंगे, मतलब A, उनका रिलेशन ये है, और लैम्डा है डिके कांस्टेंट। अब देखते हैं आगे ये 2 फॉर्मूले और क्या लिखे हैं। ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, इनसे ही रिलेटेड है, बस फॉर्मूले में चेंज कर दिया है। डिके कांस्टेंट की जगह T मतलब है हाफ लाइफ, मतलब कितने टाइम में न्यूक्लियस आधे हो जाते हैं, वो वाला टाइम। जैसे न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है, और अगर अपने पास इनिशियली मान लीजिए 10 लाख न्यूक्लियस हैं और ये 5 घंटा इनकी हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 लाख न्यूक्लियस 5 घंटे बाद सिर्फ 5 लाख ही बचेंगे, और फिर अगले 5 घंटे बाद 2.5 लाख बचेंगे, और फिर अगले 5 घंटे बाद उसके आधे बचेंगे। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कितने न्यूक्लियस आपके पास बचते जाएंगे। ठीक है, तो हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा पहले, और उसके बाद हम कोई यहां पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाफ लाइफ का कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इनिशियली n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, तो एक हाफ लाइफ, अब अपन हाफ लाइफ भी कुछ लेके चलते हैं तो शायद ज्यादा इजी लगेंगे आपको चीजें। मान लेते हैं किसी चीज की हाफ लाइफ है 2 दिन, तो 2 दिन बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे जो टूट सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 2 डेज बाद न्यूक्लियस बचेंगे n0/2 जो टूट सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, क्योंकि इससे आधे बचते हैं। अब अगले 2 दिन बाद, अब 2 दिन और बीत गए, तो इनिशियली 2 दिन पहले हमारे पास n0/2 थे, तो 2 दिन अगर इसकी हाफ लाइफ है तो 2 दिन बाद इसके भी आधे बचेंगे, यानी कि n0/4 बचेंगे। अगले 2 दिन बाद इसके भी आधे बचेंगे, यानी कि n0/8 बचेंगे। उसके अगले 2 दिन बाद इसके आधे, यानी कि n0/16, और उसके 2 दिन बाद n0/32। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि क्या क्वेश्चन आया था और कैसे उसको सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ऐसा है कि 1600 टूट रहे हैं 1 सेकंड में और उसके बाद वो बोल रहा है कि 8 सेकंड बाद 100 टूटने लगे 1 सेकंड में। अब कितने टूटते हैं पर सेकंड, ये भी हाफ लाइफ के हिसाब से ही चेंज होता है, मतलब एक हाफ लाइफ में कितने टूट रहे हैं पर सेकंड वो भी आधा हो जाता है। तो मैं हाफ लाइफ के थ्रू इसलिए बढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 1600 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 100 मिल जाएगा। तो अपन 2 से डिवाइड करते जाते हैं और देखते हैं कब जाके अपन को 100 मिलता है, और क्वेश्चन के मुताबिक 8 सेकंड बाद मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं कि एक हाफ लाइफ बाद कितने टूट रहे होंगे 1 सेकंड में। एक हाफ लाइफ बाद टूट रहे होंगे 800 पर सेकंड। फिर अगली हाफ लाइफ बाद कितने टूट रहे होंगे, हम बोल सकते हैं 400 पर सेकंड। अगली हाफ लाइफ बाद कितने टूट रहे होंगे, हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, एक सैंपल है हमारे पास जिसके अंदर टाइम 0 पर 1600 पर सेकंड न्यूक्लियस टूटते हैं। अब अगर न्यूक्लियस आधे होते हैं एक हाफ लाइफ में तो कितने पर सेकंड टूट रहे हैं वो भी आधा होता है, मतलब एक्टिविटी भी न्यूक्लियस की क्या होती जाती है, आधी होती जाती है एक हाफ लाइफ में। अब उसके बाद उसने बोला है आपको कि 8 सेकंड बाद 100 न्यूक्लियस टूटते हैं 1 सेकंड में। अब देखिए आपको यह चीज रियलाइज हो रही होगी कि 1600 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो 100 मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब यह हो गया कि हाफ लाइफ में आप चेक करते जाओ कि कितनी हाफ लाइफ बाद आपको 100 मिल रहा है, और जितनी भी हाफ लाइफ वो लग रही हैं वो 8 सेकंड के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 8 सेकंड बाद ऐसा होता है कि 100 मिलते हैं उसे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि एक हाफ लाइफ बाद कितने मिलेंगे 1 सेकंड में। तो हम बोल सकते हैं एक हाफ लाइफ बाद 1600 के 800 पर सेकंड टूटने लगेंगे। 800 पर सेकंड के बाद एक हाफ लाइफ और बीतेगी तो 400 पर सेकंड टूटने लगेंगे। एक हाफ लाइफ और बीतेगी तो 200 पर सेकंड टूटने लगेंगे, और एक हाफ लाइफ और बीतेगी तो 100 पर सेकंड टूटने लगेंगे। अब हमें यह पता है कि 100 पर सेकंड टूटने तक जाने के लिए कितनी हाफ लाइफ लग गई। एक हाफ लाइफ ये हो गई, एक हाफ लाइफ ये हो गई, एक हाफ लाइफ ये और एक ये, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स यानी कि एक हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि बताओ 6 सेकंड बाद कितने टूट रहे होंगे 1 सेकंड में। तो वो तो काउंट कर सकते हैं आप। 2 सेकंड बाद 800, अगले 2 सेकंड बाद 400, और अगले 2 सेकंड बाद 200 पर सेकंड, यानी कि 6 सेकंड बीत गए। 6 सेकंड बाद कितने टूट रहे होंगे 1 सेकंड में, 200 टूट रहे होंगे पर सेकंड, यानी कि एक्टिविटी ऑफ द सैंपल विल बी 200 डिकेज पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना सिंपल सा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का क्या है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस बार 2 सैंपल है। एक सैंपल ऐसा है जिसकी एक्टिविटी है 10 मिली क्यूरी। क्यूरी मतलब होता है एक रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है कि कितने डिकेज पर सेकंड हो रहे हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। उससे हमें मतलब नहीं है यहां पर इतने डिकेज पर सेकंड हो रहे हैं, कुछ यहां पर वैल्यू दी हुई है। एक दूसरा सैंपल है, उसकी एक्टिविटी है 20 मिली क्यूरी। अब इसके कितने डिकेज हो रहे हैं पर सेकंड वो भी हमें दिया हुआ है। साथ में एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इसके जितने भी न्यूक्लियस हैं उससे डबल न्यूक्लियस है पहले वाले के। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनकी हाफ लाइफ क्या क्या होगी। एक्चुअली हाफ लाइफ कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा है वो, हाफ लाइफ का सिर्फ रेशो निकालना है, और रेशो से आंसर आ जाएगा आपका कि कौन सा आंसर इन चारों ऑप्शंस में से उस रेशो को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर है। क्योंकि एक्चुअल हाफ लाइफ इतने डेटा से नहीं निकाला जा सकता था। आपको क्या करना है, हाफ लाइफ का रेशो निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं हाफ लाइफ का रेशो। हमें एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियस का एक रिलेशन चाहिए। तो आपको पता होगा एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मैंने एक रिलेशन लिखा था, A इज इक्वल टू लैम्डा एन। तो A इज इक्वल टू लैम्डा एन लिखने के बाद मैं यहां लिख रहा हूं A1 इज इक्वल टू लैम्डा 1n1 और A2 इज इक्वल टू लैम्डा 2n2, यानी कि दोनों ही सैंपल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 और n1 अपॉन n2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखिए वैल्यूज डालता हूं। A1 कितना है 10 मिली क्यूरी, A2 कितना है 20 मिली क्यूरी, इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन n1 अपॉन n2 यहां से देख के बताया जा सकता है कितना है
2। तो यहां से आपका आ गया कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होगा 1/4। अब एक चीज और कि लैम्डा जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, क्योंकि फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू ln 2 बाय हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। इसको देख के और इसको देख के आप जज कर सकते हैं कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अगर 1/4 है तो T2 बाय T1 1/4 होगा, यानी कि रेशो पलट जाएगा, 1/4 इसके बराबर आएगा। तो T2 बाय T1 1/4 आना चाहिए। आप उन ऑप्शंस में से चेक करिए कि किसका T2 बाय T1 1/4 आ रहा है, यानी कि हाफ लाइफ दूसरे वाले की अपॉन हाफ लाइफ पहले वाले की 1/4 आनी चाहिए, और जो ऑप्शन मैच कर जाए वही आपका आंसर है।